अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 20 से डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी फेमस बोहर्स मॉडल या बोहर एटॉमिक मॉडल। बच्चों, बोहर से पहले भी हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स थे। वो सारे के सारे एटॉमिक मॉडल जो थे वो क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, क्लासिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो सारे के सारे मॉडल इसके ऊपर बेस करते थे। ठीक है, इस वजह से कोई भी ऐसा मॉडल नहीं था जो सक्सेसफुली जो है वो जिसने सक्सेस हासिल की हो या जिसने हमारे एटम को सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया हो। ठीक है, इन मॉडल्स में से कुछ मॉडल बहुत फेमस भी हुए, जिस तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक दो बड़े मेजर फ्लॉज थे जिनको बाद में बोहर्स ने रेक्टिफाई किया, उनको सॉल्व किया। और बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल कहलाता है, यानी कि बेसिकली इसमें क्लासिकल फिजिक्स भी शामिल है और उसके साथ साथ जो हमारी क्वांटम थ्योरी है या प्लैंक्स क्वांटम मॉडल है या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसको भी शामिल किया गया। तो यूं ये मॉडल जो है ये आप कह सकते हैं एक कम्बिनेशन है हमारी क्लासिकल फिजिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का। इसलिए बोहर एटॉमिक मॉडल को हम कह सकते हैं कि ये सेमी क्लासिकल मॉडल है। सेमी क्लासिकल क्यों है? क्योंकि इसमें क्लासिकल फिजिक्स भी और क्वांटम फिजिक्स दोनों को कंबाइन किया गया, दोनों को ही इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सेमी क्लासिकल मॉडल है। इस मॉडल के जो पास्टुलेट्स थे, अच्छा, इस मॉडल की सक्सेस ये थी कि इसने जितने भी वन इलेक्ट्रॉन एटम हैं, लाइक हाइड्रोजन है या इस तरह के और जो कुछ आयंस भी हो सकते हैं, तो जितने भी वन इलेक्ट्रॉन एटम या सिंपल एटम्स जो थे, उन एटम्स को बहुत अच्छे तरह से इसने एक्सप्लेन किया। तो इसके जो पास्टुलेट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। 3 इसके पास्टुलेट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पास्टुलेट है इसको हम स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ये था कि चूंकि वो बेस करता था क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर, तो उस मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट करता है या रिवॉल्व करता है तकरीबन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो आप देख सकते हैं कि एवरी इंस्टेंट, हर लम्हे पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ऑर्बिट में मूव करते हुए, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन होगा, जिसे हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जब इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है या ऑर्बिट कर रहा है तो वो एक्सेलरेट भी हो रहा है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खारिज करेगा वो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर रेडिएशंस खारिज करनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज करनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज करेगा, तो जारी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी लेकर जाएंगी, क्योंकि वो एनर्जी तो होती है। सो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मुसलसल कम होती जाएगी और कम होते होते ऐसा टाइम आएगा जब ये अपनी सारी एनर्जी रेडिएट कर चुका होगा और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करते करते न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा और यूं एटम का जो मॉडल है वो खत्म हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर फ्लॉ था। अब इस फ्लॉ को कैसे रिमूव किया बोहर्स ने, हम उसको देखते हैं। बोहर ने कहा कि एक ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज नहीं करेगा। एक ऑर्बिट के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी स्टेट होगी वो उसी एनर्जी स्टेट में रहेगा, उसकी जो भी एनर्जी होगी वही रहेगी, वो रेडिएशन खारिज नहीं करेगा या दूसरे लफ्जों में रेडिएट नहीं करेगा। तो एक ऑर्बिट में एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं या एनर्जी स्टेट भी हो सकती हैं। तो फर्ज कर लें ये 2 एनर्जी स्टेट्स मैंने बना ली हैं, इसकी जो एनर्जी है ये फ़र्ज़ कर लें ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी E0 है, और ये जो मेरे पास उससे अगली स्टेट है उसकी एनर्जी E1 है, और जारी बात है कि E1 जो है ये ग्रेटर देन E0 है।
अब अकॉर्डिंग टू बोहर, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एनर्जी स्टेट में है, चाहे वो ई नॉट में है या वो E1 में है, ग्राउंड स्टेट में है, या E1 में उससे ज़्यादा एनर्जी स्टेट में है, तो वो उसी एनर्जी स्टेट में ही रहेगा। रिवॉल्व करते हुए उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसकी एनर्जी स्टेट तब्दील नहीं होगी, ठीक है, वो रेडिएशन खारिज नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इस पास्चुलेट को स्टेशनरी स्टेट पास्चुलेट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वो जो एनर्जी स्टेट होगी वो स्टेशनरी होगी। स्टेशनरी से मुराद कि वो उसी एनर्जी स्टेट में रहेगा जिस एनर्जी स्टेट में वो है, ठीक है। जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तो तब तक वो एक ही ऑर्बिट में रहते हुए उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम इसको स्टेशनरी स्टेट पास्चुलेट भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट पास्चुलेट की तरफ, सेकेंड पास्चुलेट ऑफ बोहर मॉडल। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। अब इस पास्चुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का कोई ना कोई इंटेग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम में h/2π नहीं होगा तो वो ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं होंगे। सिर्फ वही ऑर्बिट्स हो सकते हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का कोई ना कोई इंटेग्रल मल्टीपल है। n जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। अच्छा, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो h/2π है ये एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू या इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस वैल्यू को हम कह सकते हैं क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो वैल्यू है ये एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा है, ठीक है। यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की हो सकती है। इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस वैल्यू का ही कोई ना कोई मल्टीपल होंगी। मसलन इस वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 या 3 या 4। तो जितने भी एंगुलर मोमेंटम होंगे इससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ होंगी एंगुलर मोमेंटम की, हर वैल्यू के अंदर h/2π लाजमी आएगा। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू के अंदर ये क्वांटा मौजूद होगा। एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू इस क्वांटा से मल्टीप्लाई होकर आएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है और वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, या उसकी वैल्यू ये होगी। तो L जो है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू, अगर मैं n को h से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा nh/2π। तो ये है जी सेकंड पास्चुलेट। अब देखें ये प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस करता है क्योंकि इसमें क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है तो ये प्योरली डिपेंड करता है अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद है जी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमने बात कर रहे थे एनर्जी स्टेट्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन कौन सी एनर्जी स्टेट्स वो ऑक्यूपाई कर सकता है और कौन सी नहीं कर सकता। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास ये मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। फर्ज कर लें ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी E0 है, इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट में मौजूद है और उसने ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट में जाना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ पर जाएगा। इस तरह से अगर वो किसी ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट में है और उसे ग्राउंड स्टेट में आना है, नीचे वाली स्टेट में आना है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। अब ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है या जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। किस तरह से क्वांटाइज्ड होती है? फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है E1 से E0 में। अब वो एनर्जी ज़ाहिर बात है खारिज करेगा, रेडिएट करेगा। अब ये जो एनर्जी होगी जारी बात है कि इन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि E1 माइनस E0 होगी। अब हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है या जो हमारे जितने भी मॉडल जो क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस करते हैं, उन सब में ये बात है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इस एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि उसमें एनर्जी की तमाम वैल्यूज़ ही शामिल होंगी।
लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब बोहर ने इसको मेजर किया, ये जो एनर्जी थी, तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं थी, बल्कि वो एनर्जी डिस्क्रीट थी। किस तरह से थी ज़रा देखते हैं। तो इन दो एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर E1 से E0 में जंप करता है तो वो एनर्जी जो इमिट करेगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी? वो एनर्जी HF के किसी ना किसी इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। ठीक है, जिस तरह यहां पर एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू h/2 पाई के किसी न किसी इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, तो एनर्जी भी HF के किसी ना किसी इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। यानी कि एनर्जी की हर वैल्यू में HF जरूर मौजूद होगा। n यहां पर इंटीजर है तो n की वैल्यूज हो सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HF है, H यहां पर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब है, इसको आप कह सकते हो क्वांटा ऑफ एनर्जी। ये क्या है? क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू में ये फैक्टर जरूर मौजूद होगा। इस तरह से जो एनर्जी का क्वांटा है वो क्या है? HF, यानी कि एनर्जी की हर वैल्यू में HF जरूर मौजूद होगा। और यहां पर n की वैल्यू आप 1 2 3 सो ऑन कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू होगी तो वो n का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगी, यानी कि HF मल्टीप्लाई बाय 1 या HF मल्टीप्लाई बाय 2 या HF मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन एनर्जी की हर वैल्यू में HF जरूर मौजूद है। सो हम कह सकते हैं ये एनर्जी का क्वांटा है। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास थर्ड पास्टुलेट है, इसकी जस्टिफिकेशन तो उस वक्त हमारे सामने आ गई थी। हमने जब देखा कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, इसको हम जब एक्सपेरिमेंटली जब हमने एनर्जी का स्पेक्ट्रम उसको ऑब्जर्व किया तो वो जो स्पेक्ट्रम था वो क्वांटाइज्ड था और डिस्क्रीट था, उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। लेकिन जो पास्टुलेट 1 और पास्टुलेट 2 है, इसकी जस्टिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं थी। तो इसके बाद जो डी ब्रॉय हैं, डी ब्रॉय ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल, हम देख चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में, पेयर प्रोडक्शन में। तो डी ब्रॉय के मुताबिक पार्टिकल को भी एज अ वेव बिहेव करना चाहिए। तो जब पार्टिकल्स एज अ वेव बिहेव करते हैं, जब पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे हम मैटर वेव भी कहते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो डी ब्रॉय ने बोहर का जो सेकंड पास्टुलेट था इसको प्रूव किया। वो जो वेव वाला कॉन्सेप्ट था, मैटर वेव वाला कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट से इस पास्टुलेट को जस्टिफाई किया, इसको प्रूव किया। तो अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हम डी ब्रॉय की जो इंटरप्रिटेशन थी या डी ब्रॉय की जो जस्टिफिकेशन थी बोहर सेकंड पास्टुलेट की या एंगुलर मोमेंटम वाले पास्टुलेट की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी बच्चों, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर सेकंड पास्टुलेट। ठीक है, बोहर सेकंड पास्टुलेट को तभी प्रूव किया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसीडर करें। ठीक है, हमने देखा कि डी ब्रॉय ने ये सजेस्ट किया था कि पार्टिकल्स जब मूव करते हैं दे बिहेव लाइक वेव्स, और उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है जिसको हम मैटर वेव भी बोलते हैं, उस वेव की जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू h/mv। अभी पिछले जो हमने डिस्कस किए पास्टुलेट, उसमें जो सबसे पहला पास्टुलेट था जिसको हम स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट भी कहते हैं, उसमें आपने ये नोट किया कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में रहता है तो उस ऑर्बिट में वो जिस एनर्जी स्टेट में भी होता है वो उसी एनर्जी स्टेट में रहता है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आता, उसी ऑर्बिट के अंदर उसी स्टेट में रहते हुए। तो उस स्टेट को हम स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज अ वेव तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उस वेव की एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी कौन सी वेव है जिसमें एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि एक ही ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी ट्रैप हो गई है या एनर्जी कांस्टेंट है, तो ऐसी वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड न्यूक्लियस तो वो एज अ वेव बिहेव कर रहा होगा, और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी असल में वो स्टेशनरी वेव होगी, क्योंकि वही ऐसी वेव है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है और एनर्जी ट्रैप हो जाती है। सो यहां पर फर्ज कर लें, इसको समझने के लिए हम पहले ज़रा स्टेशनरी वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिपीट करते हैं। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है,
इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है, और इस स्ट्रिंग को हमने दो रिजिड सपोर्ट्स के साथ फिक्स किया हुआ है, यहां से भी फिक्स किया है और यहां से भी फिक्स किया है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर आप कितनी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इस स्ट्रिंग के अंदर आप फर्ज कर लें कि एक जो वेव है, फर्ज कर लें एक वेव जो है उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा, तो कितनी वेव्स इसके अंदर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप इसके अंदर n वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो n लैम्बडा, ठीक है। n यहां पर इंटीजर है, इसकी वैल्यूज जो हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम n को 1 रखें तो इस लेंथ में एक वेवलेंथ आ सकती है, ठीक है, एक वेवलेंथ यानी कि एक वेव आ सकती है। तो ये देखें यहां से ये वेव स्टार्ट हो रही है, ये इस वेव का क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो ये एक वेव इसके अंदर आ गई, ठीक है। अगर हम n2 रखें, यहां पर अगर आप n2 रखें तो मेरे पास जो L है ये 2 लैम्बडा आ जाएगा, यानी कि उसी लेंथ में, जिस लेंथ में पहले एक वेवलेंथ आ रही थी या एक वेव आ रही थी, उसी लेंथ में अब कितनी वेव्स आ रही हैं? अब उसमें दो वेव्स आ रही हैं। तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यहां पर साइकिल एंड हो रहा है, तो ये हो गई एक वेव और ये हो गई हमारी दो वेव्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको स्टेशनरी वेव्स की टर्म्स में देखें, क्योंकि जब ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, तो जो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी वो किस तरह से हमें नजर आएंगी? स्टेशनरी वेव्स जो है हमें इस तरह से नजर आएंगी, ठीक है जी। तो ये देखें अगर आप n2 रखते हैं तो कितनी वेव्स आ रही हैं? दो वेव्स या दो वेवलेंथ आ रही हैं इस लेंथ के अंदर, ठीक है। और कितने लूप्स बन रहे हैं? 1 2 3 4। अगर हम n को 3 रख लें तो हमारे पास जो यही रस्सी है, इस रस्सी में कितनी वेव्स आ जाएंगी? इसमें 3 वेव्स आ जाएंगी, क्योंकि L हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 3 लैम्बडा के। तो ये देखें ये हमारी एक वेव, यहाँ पे साइकिल एंड हुआ, ये हमारी दूसरी वेव और ये हमारी तीसरी वेव। और अगर इसी को हम स्टेशनरी वेव्स की टर्म्स में देख लें तो ये देखें जी स्टेशनरी वेव्स की टर्म्स में हमारे पास कुछ यूं करके आपको नजर आएगा। और कितने लूप्स नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि इसी स्ट्रिंग को अगर हम यूं पकड़ें और पकड़ के एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दें, ठीक है, तो ये वेव्स भी उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर उसी, क्योंकि ये उसी स्ट्रिंग के ऊपर होंगी वेव्स, तो जब स्ट्रिंग को बेंड करेंगे तो वेव्स भी उनके साथ बेंड हो जाएंगी। तो देखते हैं कि अगर मैं इसी स्ट्रिंग को बेंड कर लूं, ठीक है, और एक सर्कल बना लूं उसका, तो ये वेव्स मुझे किस तरह से नजर आती हैं। मैं n = 2 के लिए प्लॉट करता हूं और देखता हूं, कोशिश करता हूं मैं n = 2 के लिए प्लॉट करने की। तो ये देखें जी ये तो हो गया वेव का क्रस्ट और ये हो गया वेव का ट्रफ, तो एक वेव हो गई। इसी तरह से ये हो गया वेव का क्रस्ट और ये हो गया वेव का ट्रफ, तो ये होगी दो वेव्स, ठीक है। अगर इनको स्टेशनरी वेव्स की टर्म्स में मैं बनाऊं तो ये कुछ यूं करके मुझे नजर आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसके साथ जो स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप n = 3 कर लें, ठीक है जी, तो फिर इसको हम अगर यूं बेंड करें तो ये किस तरह की शक्ल बनेगी, जरा इसको भी हम देख लेते हैं जी। अब हम n = 3 के लिए प्लॉट करने जा रहे हैं, तो ये देखें जी ये हो गई यहां से लेकर यहां तक एक वेव, और ये देखें जी ये मेरी होगी दूसरी वेव और ये होगी मेरी तीसरी वेव, ठीक है। अगर हम इनको स्टेशनरी वेव्स की टर्म्स में देखें तो ये कुछ मुझे इस तरह से नजर आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही बना पाऊं, लेकिन चलें गुजारा हो गया। ये देखें जी, तो ये हमारा n = 3 के लिए वो स्टेशनरी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर, या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड हैं जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ वेव, जब वो एक न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है सर्कल में, ठीक है जी। अब ज़रा हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं कि क्या मैथमेटिकली हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए L = n लैम्बडा हमने ऑलरेडी कहा, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। लेकिन जब हमने इस स्ट्रिंग को बेंड करके एक सर्कल बना दिया तो यही जो वेवलेंथ है, यही जो लेंथ थी उसकी, उस स्ट्रिंग की, अब वो उस सर्कल का सर्कमफेरेंस बन गई, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2,
ठीक है जी। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, और यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूं तो ये 2 पाई r ओवर n, ये बन गई इक्वेशन 3। ठीक है, और यहाँ पर हमने पहले कहा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर किया जा सकता है, इनको कंपेयर कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, h ओवर एम वी इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर n। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया NH इज इक्वल टू 2 पाई एम वी आर। ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर ले आएँ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा NH ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर, या मैं इसको लिख सकता हूँ एम वी आर इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। और ये जो एम वी आर है बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम है जो कि बराबर आ गया NH ओवर 2 पाई। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, यही बोहर का सेकंड पास्टुलेट है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू में h ओवर 2 पाई मौजूद है। तो डी ब्रॉय का जो वेव नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हमने बोहर सेकंड पास्टुलेट को जस्टिफाई कर दिया, उसको प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में है तो वो बिहेव करता है एज वेव, और उसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं उन वेव की ज़ाहिर बात है एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, और वो वेव्स जो हैं वो स्टेशनरी स्टेट में होती हैं, इसलिए हम उनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ठीक है जी। सो ये है जी हमारा बोहर मॉडल और बोहर मॉडल के साथ डी ब्रॉय की इंटरप्रिटेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।